बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं म्यूटेशन और आज कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे क्रोमोसोम की जो म्यूटेशन थी उसके हिसाब से। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको कहा गया है मसलन डाउन सिंड्रोम। पहले सिंड्रोम का मतलब समझें। किसी एक बीमारी की अलामात को सिम्टम्स कहा जाता है, सिम्टम्स। और कई बीमारियों की अलामतें इकट्ठी हो जाए तो इसको सिंड्रोम कहते हैं। अब ये डाउन सिंड्रोम क्यों, ये एक साइंटिस्ट के नाम से गालिबन है जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया होगा। ऐसे बच्चे हमें नज़र आते हैं और ये हुआ क्यों वो आपको बताते हैं। ये माओं की एज के हिसाब से होता है। जितनी एजड माएँ होंगी इसमें इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, जितने यंग माएँ होंगी उधर कम, क्योंकि ये एग के अंदर हो रहा है। ये फर्ज कर लें ओगोनियम है। ओगोनियम उस सेल को कहा जाता है जिसमें मियोसिस होगी तो एग बनेगा। इसमें फर्ज कर लें ये हमारे क्रोमोसोम तो 46 हैं, इनमें से एक क्रोमोसोम को हम कंसीडर करते हैं, बाकी सब नॉर्मल है। इस क्रोमोसोम के एक साइड से काइनेटोकोर अटैच होता है, दूसरी साइड से नहीं होता, जिसके नतीजे में इस नए डॉटर सेल को मियोसिस 1 के दौरान इस डॉटर सेल को ये दोनों क्रोमोसोम मिले और इस डॉटर सेल को ये क्रोमोसोम नहीं मिला, बाकी क्रोमोसोम मिले। फिर इन दोनों में मियोसिस 2 हो जाएगी। मियोसिस 2 के नतीजे में क्या होगा, इधर से भी धागा अटैच हुआ, इधर से भी, तो इसको भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मिला, इसको भी एक्स्ट्रा, और इन दोनों को एक क्रोमोसोम कम मिला। अब ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का मतलब क्या है, इसमें होने चाहिए थे 23 क्रोमोसोम, इसको कितने मिले हैं 24, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा मिला है। अब इस एक के साथ अगर एक नॉर्मल 23 क्रोमोसोम वाला स्पर्म जब फर्टिलाइज होगा तो जो नया सेल या जाइगोट बनेगा, इस जाइगोट में क्रोमोसोम की तादाद हो जाएगी 46 के बजाय 47, तो एक पूरा क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया। ये इसी को आप क्रोमोसोमल एबरेशन भी कहते हैं, इसको एडिशन भी कह सकते हैं। एडिशन हुआ है इसमें एक क्रोमोसोम। तो अब देखते हैं ये कौन सा क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया है। इसको लिखा भी इस तरह जाता है 46 + 1, और इसको 46 में जो इजाफी 1 है ये क्रोमोसोम नंबर 21 है, इसीलिए इसको 21 ट्राइसोमी भी कहा जाता है। ट्राइसोमी का मतलब क्या है कि क्रोमोसोम नंबर 21 जो था वो 2 होने चाहिए थे होमोलोगस के हिसाब से, लेकिन 2 के बजाय इस तरह होने के बजाय ये 3 है, तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया। अब सरसरी तौर पर या देसी स्टाइल से सोचें तो एक क्रोमोसोम ज़्यादा हुआ तो अच्छा है ना, और जीन हो जाएंगे तो अच्छा है, लेकिन हर चीज़ की ज्यादती अच्छी नहीं होती। मसलन अब हमारे बाजू 2 ही ठीक हैं, तीसरा बाजू इधर भी होता तो हम तो एबनॉर्मल हो जाते। यही हाल आप समझ लें, अगर क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आएगा तो उससे फ़ायदा नहीं होगा, उससे मसाइल होंगे। तो जब 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया हमारे जिस्म में, ये जाइगोट ये जब डेवलप होगा और इससे बच्चा पैदा होगा तो वो बच्चा कुछ अलामतों के साथ बच्चा पैदा होगा। ऐसे बच्चे को ये बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, क्योंकि 21 जो क्रोमोसोम है वो ऑटोसोम है। तो इसके सिम्टम्स देखते हैं पहले। अच्छा, सिम्टम बहुत सारे हैं। याद करने का अंदाज ये है कि आप सर से शुरू करें, सर से शुरू करके इधर आ जाएंगे तो आपको यही चेहरे से ही ये मालूमात मिलना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले चेहरे पर नजर डालें तो फ्लैट फेस, इनका चेहरा चपटा होगा। आमतौर पर लोगों को कहते हैं ना, बच्चों को कहते हैं ये गोल मटोल है, ये फिला है, तो हम नाम रखते हैं। चेहरे की अपनी एक बनावट है, इनका चेहरा निस्बतन फ्लैट होता है। लुक से ही आपको पता चल जाएगा कि ये चेहरा जो हमें नजर आ रहा है ये अनयूजुअल सा है। स्क्विंट आइज, स्क्विंट आइज का मतलब क्या है, आप जरा हमारी आंखों पर गौर करें तो आगे से ये जरा फैली हुई है, इस तरफ ये पतली है, यानी आंखें ऐसी होती है ना, आमतौर पर जो ड्रॉ करते हैं तो भी इस तरह दिखाते हैं। इनकी आंखें उल्टी होंगी इस तरह,
यानी इस तरफ ज्यादा खुली हुई, इस तरफ ज्यादा नेरो, स्क्विंट आईज इसको कहते हैं। एक तो ये फर्क पड़ गया। तीसरा, प्रोट्रूडेड टंग, इनकी जबान हमेशा बाहर निकली हुई रहेगी। जबान, इनको होश नहीं रहता है कि मुंह के अंदर है या बाहर निकली हुई है, बाहर निकली। ठीक है, तो ये भी है प्रोट्रूडेड। और इसके अलावा एक और भी है, मेंटल रिटार्डेशन। जहनी तौर पर ये अफराद 100% परफेक्ट नहीं होते जहनी। बल्कि हमारे मोहल्ले में एक लड़की है, वो तकरीबन 30 साल की है, लेकिन उसका मेंटल लेवल छोटे बच्चों का है। अभी भी किसी प्राइमरी स्कूल में जाती है, बस्ता लेके जाती है, 30 सालों से जारी है ये सफ़र, प्राइमरी से ऊपर नहीं जाती। तो वो बस्ता लेके बच्चों के साथ बैठती है, कद भी खास नहीं बढ़ा है। फिर रिटार्डेड ग्रोथ, इनकी जिस्मानी ग्रोथ भी मुकम्मल नहीं होती। और एक और अनयूजुअल चीज़, जिस्म थोड़ा सा छोटा रह जाता है और बॉडी में बैलेंस नहीं है। अगर इनके जिस्म को देखें तो इस तरह आपको नजर आएगा, यहाँ शोल्डर्स में काफ़ी चौड़ाई है, इधर आके कमर थोड़ी सी पतली हो गई है, फिर हिप्स इधर, ये तो इस तरह से अनयूजुअल सी बॉडी शेप। और हाथ भी निस्बतन छोटे होंगे। एक और अजीब बात है कि इनके हाथ में कहते हैं एक ही लकीर होती है, तो वो जो पामिस्ट हैं वो परेशान हो जाते हैं। अब लकीरों से वो पेशन गोई करते हैं ना, तो एक ही लकीर होगी तो क्या पेशन गोई करेंगे। तो ये सारी अलामतें हैं इनकी। अच्छा, इनके किसी जगह मैंने पढ़ा भी था कि 26 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होती है, लेकिन जो बच्ची मैं देख रहा हूँ अपने आंखों के सामने, वो तो 30 साल से ऊपर गई है। तो इसका मतलब एज भी इनकी लंबी ज़िंदगी इनकी अक्सर नहीं होती है। तो ये है सिंड्रोम और सिम्टम्स हैं, और ये डाउन सिंड्रोम है। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या है, मैंने पहले आपसे कहा था कि ये जो क्रोमोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन है, ये स्पर्म्स में भी मुमकिन है, एग्स में भी मुमकिन है, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव ये कब होता है, जब एग में हो, क्योंकि एग एक ही मेच्योर होता है। तो उसके अंदर ये खराबी आ गई तो फिर उसके अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र होने के चांस ज़्यादा हैं। स्पर्म तो करोड़ों में बनते हैं, उसमें किसी में होगा, किसी में नहीं होगा, बाई चांस फर्टिलाइजेशन है, इसलिए उसका असर कम होता है। तो अब इसका इलाज तो जेनेटिक है नहीं है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम को किस किस सेल से निकालना, हाँ, अगर ये पता चल जाए जाइगोट लेवल पर तो जेनेटिक इंजीनियरिंग करके उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम को निकाल दें तो फिर ठीक हो सकता है। लेकिन बुक वाले ने कहा कि जेनेटिक कंसल्टेशन कोई नहीं होती है। हाँ, डॉक्टरों के पास आए जाएं, वो आपको गाइड करेंगे कि इनको कैसे ट्रीट किया जाए। बल्कि एडवांस कंट्रीज़ में एक बच्चे को मैंने देखा कि वो डाउन सिंड्रोम का शिकार था, जवान हो गया था और वर्ल्ड चैम्पियन बन गया था किसी स्पोर्ट्स में। तो इनको इस तरह से काउंसलिंग करके, हौसला अफजाई करके, एक्सपर्ट्स की हौसला अफजाई करके इनको नॉर्मलाइज किया जा सकता है किसी हद तक, लेकिन 100% नॉर्मल होने का चांस नहीं है। ये था जी डाउन सिंड्रोम। अब आते हैं एक और पहलू की तरफ, वो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में इसी तरह से है, तरीका वही है, लेकिन यहां क्रोमोसोम कोई और मुतासिर हो रहा है। इसमें जो एग बना है या स्पर्म में खराबी आ गई। तो ये फर्ज करें ये एग अलग था जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया था। एक्स क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग नहीं हो सके और इसको नॉर्मल ऐसा स्पर्म फर्टिलाइज करता है जिसमें वाई क्रोमोसोम था, ये मिल जाएंगे तो जाइगोट में क्या होगा, XXY। इसको कहा जाएगा एक्स क्रोमोसोम ट्राइसोमी या सेक्स ट्राइसोमी कहेंगे। 3 क्रोमोसोम आ गए। तो आपको पता है नॉर्मली एक्स हो तो फीमेल बनती है ये इंडिविजुअल, XY हो तो मेल बनता है। यहाँ 2 एक्स हैं उसके साथ एक वाई है, तो ये एक क्रोमोसोम इजाफी हो गया ना। तो यहाँ अब हम नहीं कह सकते हैं कि ये वाई इजाफी है या एक्स इजाफी है। तो बहरहाल जो भी हो, इसमें भी क्रोमोसोम्स की तादाद
47 होगी, और हम इसको 46 प्लस 1 कहेंगे। ये जो 1 है ये हो सकता है x इजाफी हो, y ने तो इसमें उधर से आना है, तो एक x इजाफी हो, तो ये अफराद क्या होंगे। अब ऐसे अफराद सिम्टम्स के हवाले से देखा जाए तो मेल्स होंगे, ये बेसिकली मेल्स, लेकिन विद फेमाइन कैरेक्टर्स या फेमिनाइन कैरेक्टर्स, कुछ जनाना खूबियां आएंगी। वो जनाना खूबियां जी जी मिसप्लेस हो गया है, क्या था? ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का ऐसा एक्सप्लेनेशन सही है, टॉपिक टर्नर नहीं है। अच्छा, मैंने टर्नर लिखा, सॉरी बेटा, ये था क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर नहीं था, सॉरी, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम था, और बाकी जो हमने डिस्कस किया वही सही है, हेडिंग दो कर ले, थैंक यू बेटा। इसमें फेमाइन या फेमिनाइन कैरेक्टर्स क्या है, मसलन आप इसको कह सकते हैं वॉइस, आवाज में फर्क होगा। ये बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो हैं मर्द, बड़ी बड़ी मूछें, आवाज औरतों जैसी पतली, तो चिम चिम करके बातें करेंगे। एक ये कैरेक्टर है। दूसरा कैरेक्टर क्या होगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जिनको कहा जाता है, इसमें फर्क आएगा। मसलन मर्दों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में दाढ़ी मूछ का आना है, आवाज़ का भारी होना है, इनमें ये नहीं होंगे। बाज़ औक़ात इनकी दाढ़ी ही ग्रो नहीं करेगी, बाज़ औक़ात ग्रो करेगी, तो ये एक फ़र्क है। इसके अलावा ये चेस्ट मसल्स लार्ज होंगे, और ये हैवी बॉडी वाले हो सकते हैं। अलबत्ता इनकी कुछ खूबियों में भी फ़र्क आएगा, चाल ढाल में भी फर्क आएगा, और लीस्ट काउंट ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म्स की तादाद बहुत कम हो जाएगी, इसलिए ये फर्टाइल नहीं होंगी। हाँ, अलबत्ता इनके लिए ट्रीटमेंट थोड़ी सी गुंजाइश है कि टेस्टोस्टेरोन, ये आपको मालूम है मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, इसकी ट्रीटमेंट्स के ज़रिए इनके बिहेवियर्स में, इनके जो स्पर्म्स की तादाद में इजाफा किया जा सकता है थोड़ा बहुत, तो अदरवाइज और कोई इशू नहीं है, नॉर्मल हेल्दी लाइफ ये गुजार सकते हैं। ये था जी टर्नर्स क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम। अब एक और है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर्स सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम कम हो जाता है। इनमें क्रोमोसोम की टोटल तादाद 45 होती है, होना चाहिए था 46। तो ये क्रोमोसोम कौन सा कम हुआ है, दे हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम। एक एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा ना एक्स है ना वाई है, तो ये फर्क आ जाएगा। और पूरा क्रोमोसोम मिसिंग है, तो उसका मतलब उसके ऊपर जितने जीन्स है वो मिसिंग है। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे, बज़ाहिर ये फीमेल्स होंगी, लेकिन एबनॉर्मल कैसी, फिर मैंने कहा आप सर से शुरू करें। शॉर्ट बॉडी टेक्सचर, इनकी जसामत फुल नहीं होगी, नॉर्मल नहीं होगी, निस्बतन मुख्तसर होगी। और वेब्ड नेक, इनकी गर्दन काफी मोटी होगी, इसमें गोश्त पोस्ट ज्यादा होगा, मोटी गर्दन। और बाज़ औक़ात पीछे गर्दन के पिछले साइड पर एक उभार भी होगा, इजाफी गोश्त का उभार। और ओडीमा, ये जरा सुन रहे, ओडीमा एक कैफियत होती है जब जिस्म में पानी ज़्यादा जमा होता है, जिल्द के नीचे स्पेशली। लेकिन इनके हाथ ऐसे होंगे, हाथ बहुत नरम, और देखने में ऐसा लगा हवा भरी गई है। तो ये फोम लाइक, या कहेंगे आप कॉटन फील्ड, ऐसा लगता है कि उसमें रुई भर दी गई हो, ऐसे मोटे और हाथ होंगे। और इसके अलावा मैंने कहा बॉडी टेक्सचर शॉर्ट होगा, और ये मुकम्मल फीमेल्स नहीं होंगी,
ये भी मसला है, ये भी फर्टाइल अमूमन नहीं होती हैं। तो इनको एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी एक टर्म इस्तेमाल हुई है। बाहर से अगर एस्ट्रोजन के जो डोजेस मिलेंगे तो कुछ फेमिनाइन कैरेक्टर्स इसमें आ सकते हैं, वरना ये नॉर्मल फीमेल्स नहीं है। तो ये आपने देखा क्रोमोसोम की कमी बेशी से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। और ये चंद मिसालें हैं, आप और मिसालें भी पढ़ सकते हैं, आराम से नेट में दस्तियाब होंगी तो इसका अंदाज़ा होगा। तो ये भी जहन में रखें कि जो मसलन ट्रीटमेंट में कहा एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये किसी हद तक है। जेनेटिक काउंसलिंग का कोई फ़ायदा नहीं है पैदा होने के बाद। ज़्यादा वो मशवरे दे सकते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, वो तो मशवरे आजकल कौन सा मुश्किल काम है, कोई भी देता है, मुफ्त देता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए हो सकता है फ्यूचर में ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए कि हर जायगोट को देखा जाए पहले, उसी वक्त अगर उसमें से एक्स्ट्रा क्रोमोसोम को रिमूव करने का या मिसिंग क्रोमोसोम उधर ऐड करने का इंतज़ाम हो तो फिर ये बच्चे नॉर्मल ही पैदा होंगे, अदरवाइज नॉर्मलिटी के साथ। अब हम आते हैं पॉइंट म्यूटेशन की कोई मिसाल देखने। पॉइंट म्यूटेशन हमने कल डिस्कस की थी। इसमें क्या होता है, एक जीन के कोड्स में मसला हो जाता है। एडिशन डिलीशन हो तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, सब्स्टिट्यूशन हो तो सिर्फ एक कोड खराब हो जाता है। अब इसकी मिसाल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, पहले ये जरा देख ले, एनीमिया का मतलब है खून की कमी, और खून की कमी के दो मानी हैं। एक, खून अपने वॉल्यूम में सचमुच कम हो जाए तो उसका काम मुतासिर होगा। दूसरा, खून वॉल्यूम में तो ठीक है, कंपोनेंट्स भी ठीक हैं, लेकिन वो काम सही तरह से नहीं कर रहा है, इसको भी एनीमिया कहते हैं। तो यहाँ सिकल सेल एनीमिया का मतलब क्या है कि जो नॉर्मल आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स, जो बाइकनकेव सेल्स हैं इस तरह के, है ना, ये बाइकनकेव है, दोनों तरफ से दबा हुआ है, और इस सेल की शक्ल बिगड़ के ये ऐसा हो जाए, या फिर बाज़ औक़ात ये इस तरह का भी हो जाता है, इसको सिकल कहते हैं। सिकल वैसे दरांती को कहते हैं। तो शुरू में जिसको जो जहन में आया वही लगा दिया, दरांती इस तरह की हो ज़रूरी नहीं है। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ये जो रेड ब्लड सेल्स की शक्ल जब ऐसी हो जाएगी इससे बिगड़ के, तो ये प्रॉपरली ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता और खून के फ्लो में भी रुकावट बनता है, क्योंकि ऐसे सेल्स खून की नालियों में फंस जाते हैं। ये देखें, खून की नालियों का रूल ये है, ये तकसीम दर तकसीम होती रहती है, और जो जो तकसीम बढ़ जाती है इनका डायमीटर तंग हो जाता है। अब ऐसा एक सेल आके इधर अटक गया तो पीछे से सारे खून को रोकेगा ये, तो इससे मौत हो जाती है। यानी ये खतरनाक बीमारी है, जिसको हो जाए उसके बचने के चांस बहुत कम है। तो अब देखते हैं ये ऐसा क्यों हुआ है। उसकी वजह है, आपको मालूम है कि आरबीसी के अंदर कोई ऑर्गेनल नहीं है, इवन न्यूक्लियस भी नहीं है, ज़्यादातर उसमें हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर मुश्तमिल है। 2 को अल्फा कहते हैं, 2 को बीटा कहते हैं। दोनों अल्फा में 141 अमाइनो एसिड्स और दोनों बीटा में 146 अमाइनो एसिड्स। एक बीटा चेन में 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पर जो अमाइनो एसिड है वो ग्लूटेमिक एसिड कहलाता है। ग्लूटेमिक एसिड अगर ये यहां मौजूद हो तो फिर ये सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में टर्शियरी स्ट्रक्चर फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में तब्दील होकर ये फंक्शनल हीमोग्लोबिन बन जाती है। सिकल सेल के केस में क्या होता है, ये टोटल मिलकर 574 अमाइनो एसिड्स हैं, 574 अमाइनो एसिड्स। ये सब कुछ नॉर्मल था। अब सिकल सेल वाले केस में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में तो सारे अमाइनो एसिड अपनी जगह पर हैं, जो सेकंड अल्फा या बीटा चेन है उसमें पोजीशन नंबर 6 पर ग्लूटेमिक एसिड की जगह वेलाइन आता है। अमाइनो एसिड की तादाद में कोई फर्क नहीं पड़ा, 574 में से एक अमाइनो एसिड की जगह बदल गई है। यहां एक्चुअली जगह कौन सी थी,
ग्लूटामिक एसिड की जगह आया कौन सा है? वेलिन। वेलिन की वजह से या वेलाइन सॉरी, इसकी वजह से अब क्या होता है, इस प्रोटीन की शक्ल ही बदल जाती है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी तो सेल की शक्ल चेंज होगी और ये बन गया सिकल सेल। अब ये सिकल सेल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के पोजीशन में नहीं है। अब सवाल ये है कि यहां ऐसा क्या हुआ, ये अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड के बजाय वेलाइन क्यों आया? तो उसका साइंसदानों ने पता चलाया, जरा तवज्जो चाहूंगा मैं। इनमें से हर पॉलीपेप्टाइड चेन का जीन अलग है, तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन को 4 जीन कंट्रोल कर रहे थे और इसका जो जीन था इसमें यहां पर एक जेनेटिक कोड है CTT। ये जेनेटिक कोड है ग्लूटामिक एसिड का। जब यहां CTT है तो इधर क्या होना चाहिए? GAA होना चाहिए ना, ये नॉर्मल है। एक पॉइंट म्यूटेशन के नतीजे में क्या होता है, ये A इस तरफ आ जाता है, T उस तरफ चला जाता है। A इधर आया, T उधर चला गया, तो ये कोड जो CTT था ये तब्दील होकर किस में बदला? CAT में बदला और CAT इज द कोड ऑफ वेलाइन। CTT किसका कोड था? ग्लूटामिक एसिड का। ये कौन सी म्यूटेशन हुई? सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, जिससे सिर्फ एक कोड बदला। इस एक कोड बदलने से प्रोटीन में एक अमाइनो एसिड रिप्लेस हुआ और एक अमाइनो एसिड रिप्लेस होने से प्रोटीन की शेप बदल गई। प्रोटीन की शेप बदलने से उस सेल की शेप बदल गई और सारे सेल की शेप बदली तो इंसान ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के काबिल नहीं रहा और मर गया। तो कितना खतरनाक है ये। देखने में बहुत मामूली सा चेंज है लेकिन असरात जानलेवा है। समझ आ गया बेटा? तो पॉइंट म्यूटेशन भी कोई आसान म्यूटेशन नहीं है, ये भी बहुत मुश्किल हो सकती है। हाँ, अलबत्ता ये जहन में रखना ज़रूरी है कि म्यूटेशन के असबाब क्या हैं। एक छोटी सी इसमें ऐड कर दें, ये बीमारी आम जगहों पर तो जो अफराद इसका शिकार होते हैं वो सर्वाइव नहीं करते हैं, लेकिन सी लेवल पर ये अफराद किसी हद तक सर्वाइव कर सकते हैं। बल्कि मैंने कहीं पढ़ा था, अफ्रीका के एक मुल्क में किसी साहिली शहर में सारे ये लोग रहते हैं। वहाँ हुआ ये है कि सी लेवल पर ऑक्सीजन ज़्यादा होता है ना, तो गुजारा करके चल रहा है निज़ाम। वहाँ शायद मलेरिया की बीमारी फैली। मलेरिया का जरासीम रेड ब्लड सेल्स को टारगेट करता है, तो मलेरिया जब जानलेवा था, अभी तो इलाज है ना, उस वक्त चुन चुन के वो लोग मारे गए जिनके आरबीसी सही थे और मलेरिया का जरासीम इस सिकल सेल वाले आरबीसी को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, लिहाजा ये बच गए। तो कुदरत फेवर देना चाहे तो ऐसा भी कर सकती है कि जो नॉर्मल लोग थे वो सारे मर खत्म हो गए, खप गए, और जो सिकल सेल वाले थे वो बच गए। अब अगला सवाल ये है कि सी लेवल पर ये क्यों इनके बचने के चांस हैं? सी लेवल पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और इसका एक सबूत ये है कि हम जहाँ रहते हैं हम सी लेवल से बहुत दूर हैं, हाइट पर। पहाड़ी लोगों के खून में 1 मिलीमीटर क्यूब में आरबीसी की तादाद सी लेवल के मुकाबले में 10 लाख से ज़्यादा है। 1 मिलीमीटर क्यूब में हमारे खून में 10 लाख आरबीसी ज़्यादा है, इसलिए कि यहाँ ऑक्सीजन थोड़ी सी कम होती है। सी लेवल वालों में आरबीसी की तादाद कम होती है, तो उसकी वजह यह है कि वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अदरवाइज सिकल सेल वाले कहीं सर्वाइव नहीं कर सकते।